हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे वृद्धि के ग्राफ के बारे में। अर्थात क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पौधों की वृद्धि जो होती है, पौधों की वृद्धि कैसे होती है या पौधों की वृद्धि का ग्राफ कैसे बनता है, वृद्धि होने का नजरिया या तरीका क्या होता है कि पौधों में वृद्धि और विकास होता कैसे है। इनके ग्राफ को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये तो पता है आपको कि हर जीव के अंदर एक जैसी वृद्धि नहीं होती है। एक छोटा सा बच्चा जितनी तेजी से वृद्धि कर सकता है, उतना बड़े होने के बाद कोई बड़ा इंसान नहीं कर सकता है। एक छोटा पेड़ पौधा जितनी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है, उस रफ्तार से एक बड़ा पौधा अपनी विकास नहीं करता है। एक छोटा सा बीज जो निकलता है, वह जिस तेजी से वृद्धि करता है, उसका स्पीड, जो एक छोटा पौधा बन गया उसका स्पीड और एक जो बड़ा पौधा बन गया है उसका स्पीड, सबका अलग अलग होता है। तो हम कैसे कह दें कि वृद्धि की कौन सी परिभाषा उपयुक्त होगी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ तो तरीका होगा जो ये डिनोट करे कि ये कितना ज्यादा वृद्धि होती है और वृद्धि का ग्राफीय डिनोशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये ग्राफ बढ़ेगा कैसे। ये ग्राफ बढ़ेगा कैसे। मान लेते हैं कि ग्राफीय चिंतन करते हैं, हम थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ के तरीके से। राइट, इस ग्राफ के तरीके से हम लोग समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए कि आपका 0 पॉइंट है। राइट, अब 0 पॉइंट से जब आगे बढ़ेंगे तो नीचे का जो डिनोशन है ये टाइम को डिनोट करता है। टाइम का मतलब समय अवधि को बताता है। क्या बताता है? अवधि, कि पौधा कितना दिन का हो गया है। और ये जो इस पे ऊपर की तरफ बता रहा है, ये हमें बताता है कि इनके वृद्धि के क्रम को बताता है कि वृद्धि कितना ज्यादा हो रही है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, पौधा जिस समय स्टार्ट करेगा तो इसके मान लीजिए कि ये पहला 10 साल, फिर 20 साल, फिर 30 साल, फिर 40 साल, मान लीजिए ये क्रम है। ये आपका सेंटीमीटर का हो लीजिए चाहे मीटर का, मान लीजिए आप 10, 20, 30 इस फॉर्म में रहेगा। जिस समय पौधा बीज के आकार का रहेगा, बीज रहेगा, तो बीज में तो वो बीज से धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे स्पीड स्लो भागेगी, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेगा, ये बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेगा। अब धीरे धीरे बढ़ने के कारण अगर स्लो मोशन में बढ़े, स्लो मोशन में बढ़ेगा, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ेगा। अब धीरे धीरे बढ़ने के कारण शुरू में बिल्कुल स्लो बढ़ता है। बिल्कुल कैसे बढ़ता है? बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेगा स्टार्टिंग में, फिर एकाएक से फिर क्या करेगा, स्पीड पूरा पकड़ लेगा। ले भाई, ठीक है, फिर स्लो पकड़ लिया, पूरा तेज हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि स्पीड थोड़ी सामान्य हो जाती है, ज्यादा तेज नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये ज्यादा तेज ऊपर नहीं जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पीड एक बार फिर से पकड़ता है और फिर धीरे धीरे विकास करके एक कंडीशन में जाके बिल्कुल रुक सा जाता है, एकदम रुक जाता है। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट टाइम बिल्कुल स्लो, फिर थोड़ा सा फास्ट, फिर आपका नॉर्मल अर्थात कि स्लो, फिर एकदम फास्ट, और फिर धीरे धीरे स्लो, और स्लो के बाद एट लास्ट क्या हो जाएगा जी? बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये केस है आपको देखने को मिलते हैं। अब इस पूरे कंडीशन को जरा आप ऑब्जर्व करके देखिए। स्टार्ट करेगा तो बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट करेगा। अब ये नहीं समझिए कि समय इधर भाग रहा है तो मैं इधर क्यों ग्राफ कर दिया हूं, ये ग्राफ उधर ही जाएगा, ये ग्राफ उधर ही जाएगा, लेकिन मैं आपको डिनोट इधर से कर दिया हूं। मैं दिखा देता हूं आपके इसी आंसर से। देखिए, देखिए ये क्या होगा कि पहले स्टार्टिंग में जाएगा ऐसे स्लो, थोड़ा सा वृद्धि हुआ, थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर आगे जब जाएगा, फिर जब आगे जाए, देखिए
पहले बिल्कुल स्लो गया, स्लो जाने के बाद क्या वो थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ी, फिर उसके बाद पूरी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, तेजी से ऊपर गया। फिर इनके बाद क्या हो गया कि स्पीड थोड़ा सा स्लो हो गया, डाउन हो गया। समय के साथ थोड़ा सा स्पीड जो बढ़ रहा था, जितनी हाइट तक तेजी से जा रहा था, वो स्पीड थोड़ा सा डाउन हो गया। अब स्पीड डाउन होने के बाद फिर से स्पीड एक बार बढ़ा तेज, ठीक है, तेज बढ़ा, और फिर से एकाएक से जाने के बाद अब यहाँ पे क्या हो गई, स्पीड रुक गया। जरा ध्यान से समझिए कि यहाँ पे स्पीड बिल्कुल स्लो थी, फिर यहाँ पे एकदम फास्ट हो गई, फिर यहाँ पे स्लो हो गई, ये फास्ट ऊपर गई है, फिर नीचे आ गई मतलब स्लो हो गई, फिर आपकी फास्ट हुई, और फिर यहाँ पे स्लो हो गई, और लास्ट में क्या हो गई जी, लास्ट में रुक गई, बंद हो गई। ये पूरा कंडीशन आपको कंफर्म होता है किसमें, ग्राफ के लिए, पौधे के वृद्धि के ग्राफ के लिए। अब जरा ध्यान से समझिए इसे कि यह आकार कैसा बना रहा है। तो पूरा यह आकार देखिएगा तो एस का फॉर्म बना रहा है, तो इसके अंदर जो वृद्धि होती है ये एस टाइप की, इसे हम लोग वृद्धि को, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व, ठीक है। ये सिग्मोइड कर्व की तरह यह वृद्धि करती है, ठीक है। कौन, पौधों की वृद्धि अगर ग्राफीय लेखन देखा जाए तो सिग्मोइड कर्व की तरह होती है। क्यों, क्योंकि इनकी प्राथमिक जो स्पीड है, पहले जो स्टार्टिंग में स्पीड है वो बिल्कुल स्लो है, फिर द्वितीयक स्तर पे जो स्पीड है वो थोड़ा सा तेज होती है, फास्ट होती है, फिर उसके बाद तृतीयक स्तर पे है तो फिर यह स्लो हो जाती है, फिर स्पीड कैसी हो जाती है, स्लो होती है, और फिर जो आगे बढ़ेगी तो यह फास्ट होगी, आगे अंतिम चरण में जाएगी तो अंतिम में फास्ट होके और फिर यह स्लो होती हुई रुक जाती है। तो ये क्रम चलता है आपका, स्लो फास्ट स्लो फास्ट। तो यह फॉर्म जो बनाता है वो कैसा बनाता है, एस के शेप का, एस के आकार का, इसलिए इसे सिग्मोइड कर्व के नाम से भी जाना जाता है। अब बात यह आती है कि आखिर ऐसा वृद्धि होता क्यों है, ऐसे वृद्धि के पीछे रीजन क्या है। तो रीजन कैसे हो सकते हैं भाई, ऐसा कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कि वृद्धि होता होगा। तो वृद्धि होने के मुख्य रूप से दो ही कारण हो सकते हैं, या तो बाह्य कारण हो सकते हैं या फिर आंतरिक कारण हो सकते हैं। कारण तो दो ही होंगे, या तो बाहर से, जैसे मान लीजिए एक बॉल है या एक गाड़ी है, अब वो गाड़ी चल रही है, इसका दो ही कारण हो सकता है, या तो हमने बाहर से धक्का दिया है या फिर अंदर से हमने इंजन कोई लगा दिया है कि ऑटोमेटिकली उसको लेके जाएगा। काम तो दो ही होना है, उसमें वर्क हो रहा है तो कंफर्म है या तो बाह्य वर्क हो रहा होगा या आंतरिक वर्क हो रहा होगा। विदाउट ऑफ वर्क इट कांट बी मूव एनी मोर, बिल्कुल थोड़ा सा भी ये मूवमेंट इसमें नहीं होगी अगर किसी भी तरह से इसमें एनर्जी या फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। क्लियर है आप लोगों को। तो यहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स अप्लाई होने के दो ही रीजन है। एक तो आपका कौन सा रीजन होगा, एक तो आपका एक रीजन हो जाएगा क्या, या तो बाह्य हो जाए नहीं तो आंतरिक हो जाए। अब जरा हम बात करेंगे उन कारकों को जिन कारकों की वजह से इनमें वृद्धि होती है। तो वृद्धि में मैंने क्या बताया कि वृद्धि में दो ही कारक, या तो बाह्य कारक होंगे और नहीं तो कौन सा कारक होगा, आंतरिक कारक होगा। ठीक है, कितने कारक, अर्थात कि पौधों की जो वृद्धि होगी, यह वृद्धि के कारक की बात करेंगे तो वृद्धि के दो कारक, एक तो बाहरी कारक, बाहरी कारक, और एक कौन सा कारक, एक आपका आंतरिक कारक, आंतरिक कारक, राइट। तो पहले बाह्य कारक या बाहरी कारक को हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाहरी कारक कौन कौन से हैं जिनसे पौधे की वृद्धि जो होती है प्रभावित होती है। तो देखिए, बाहरी कारक में जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला नंबर, वो हो जाता है पोषक तत्व। क्या हो जाता है, पोषक तत्व। पौधे के वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार क्या होते हैं, पोषक तत्व। अब इन पोषक तत्वों में जैसा पोषक तत्व मिलेगा उतना ज्यादा विकास होगा। जैसे पौधे में कम वृद्धि होती है तो बाहर से आप खाद डालते हैं कि नहीं,
उर्वरक बाहर से मार्केट से लाकर डालते कि नहीं डालते हैं? तो कहने का मतलब है वो पोषक तत्व अगर पौधे जमीन से लेने में असमर्थ हो, या फिर जिस मिट्टी में हमने पौधे को लगाया उस मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी है, तब आप बाहर से भी देते हैं। मतलब डायरेक्टली बोले या इनडायरेक्टली कहे कि दोनों कंडीशन में पोषक तत्व पौधों के वृद्धि और विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होते हैं। तो बात यहाँ पे कहती है कि पोषक तत्वों की कमी और अधिकता इसकी बाहरी कारक में होगी जो वृद्धि और विकास को डिनोट करेगी। जैसे इनके अंदर अगर जिंक की मात्रा अच्छी मिले, इनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मिले, इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा अच्छी मिले, तो इन कंडीशन में इनकी वृद्धि अच्छी खासी होगी, इनके अंदर रोग निरोधी क्षमता बरकरार रहेगी, इनमें वृद्धि होती रहेगी। देखिए ये नाइट्रोजन वृद्धि के लिए हम कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही नाइट्रोजन है कि अगर पौधे को प्राप्त न हो, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो, वहां पर पौधे स्वपोषी की बजाय कीटभक्षी पौधे बन जाते हैं। कैसे पौधे बन जाते हैं? कीटभक्षी पौधे बन जाते हैं। जो पीचर प्लांट जो कीटभक्षी होता है उसमें किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है। जिस धरती में नाइट्रोजन की कमी होगी वहां पे जो पौधे होंगे वो पीचर प्लांट की तरह कीटभक्षी पौधे बन जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे को चाहिए एनी हाउ। आप दे दीजिए तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर वो अपना ढूंढेगा। आपके पास ही अगर भूख लगी है, भोजन अगर अवेलेबल नहीं है, तो कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढिएगा ना जी खाने का। तो कोई भी ऑप्शन ढूंढे, तो उसी तरह से पौधे की भोजन के लिए जरूरी है नाइट्रोजन। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो कहीं और से लाएगा, कहीं और से यूज करेगा। तो यही नाइट्रोजन की कमी पौधे को कीटभक्षी बना देता है। अगर ये सभी पोषक तत्व अवेलेबल है, मैंने आपको दो प्रकार के पोषक तत्व बताए हैं। एक होता है आपका सूक्ष्म मात्रिक, जिनकी मात्रा पौधे के विकास में बिल्कुल तुच्छ, बिल्कुल कम, बिल्कुल थोड़ा सा मात्रा चाहिए। जैसे मैग्नीज है, तो मैग्नीज की मात्रा पौधे को कितनी चाहिए? बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए। आयरन है, इनकी मात्रा कम चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा अधिक चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं बृहत मात्रिक पोषक तत्व। और बृहत मात्रिक पोषक तत्व में ये एनपीके सबसे पहले आता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सभी ज्यादा मात्रा में चाहने वाले चीजें होती है। तो ये सभी पोषक तत्व अवेलेबल होंगे तो इनके अंदर वृद्धि और विकास अच्छा होगा। मतलब वृद्धि के लिए ये पोषक तत्व पौधे के लिए जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि इनके उपस्थिति के कारण ही पौधों के अंदर जो विभाजन की क्षमता है वह तेज होती है। और मैंने बताया था कि पौधे की जब कोशिका है वह दीर्घ होगी, दीर्घन होगा, बड़ा होगा, नई कोशिका बनेगी और नई कोशिका फिर बढ़ेगी। तो इसी वजह से पौधे का आकार भी बढ़ेगा। तो वृद्धि के लिए यानी कोशिका वृद्धि के लिए, कोशिका विभाजन के लिए ये पोषक तत्वों की आवश्यकता जरूरी हो जाती है। क्लियर है आप लोग को? तो पहला हो गया। अगर दूसरे की अगर बात करेंगे आप, सेकेंड नंबर बाहरी कारक की, तो ये हो जाते हैं जल। ये क्या हो जाते हैं? जल। जल के बिना जीवन संभव है क्या? नहीं संभव है। हमारी ना संभव है, न पेड़ पौधे की संभव है, जल ही जीवन है। मतलब क्या? जल के बिना जीवन की परिकल्पना करना हमारे लिए मतलब कि अतुलनीय चीज है। इसके बारे में विचारणीय मतलब अविचारणीय चीज है, विचारा नहीं जा सकता, क्योंकि जल की आपूर्ति पेड़ पौधों को अनिवार्य है। पेड़ पौधे जितने पोषक तत्व लेंगे, यह पोषक तत्व आयनित रूप में अर्थात कि आयन के रूप में पौधे को प्राप्त होगा। और यह आयनित रूप में, आयन के रूप में जो प्राप्त होंगे वह चीजें कहां से प्राप्त होगी? तो वह प्राप्त होंगी आपके जल के माध्यम से। किसके माध्यम से? जल के
माध्यम से। क्लियर है आप लोग को कि जल के माध्यम से ये पोषक तत्व प्राप्त होंगे और यही आयन जो होगा पौधे के वृद्धि विकास में मदद करेगा। तो बताइए पौधे को जल चाहिए या नहीं चाहिए? तो जल भी एक प्रकार का पोषक तत्व के लिए सहायक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बाहरी कारक में जल की भी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अगर आगे बात करें हम लोग तो आगे जरूरत पड़ती है तापमान की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? तीसरे नंबर, तापमान की। अब तापमान कहने का मतलब यह है कि पौधे अपनी विकास के लिए, अपने ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। किसकी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की। लेकिन क्या आप बताइए, क्या अगर सूर्य का तापमान, अगर धरती पर अगर गर्मी की मात्रा 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 55 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो क्या इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रॉपर तरीके से हो पाएगी? क्या पौधे अपना भोजन बना पाएंगे? क्या बिल्कुल भी नहीं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच की अवस्था में आदर्श रूप में, सामान्य रूप में भोजन बना सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर अगर मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, अगर एक्सीड कर गया, तो उस कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, क्योंकि जिस विकिरण का उपयोग जल को विघटित करने के लिए होगा, वही विकिरण उसको वाष्पित करके वायुमंडल में भेज देगा। ध्यान से समझिएगा, जो विकिरण ऊर्जा आती है तो वह जल का अपघटन करती है। उस ऊर्जा का उपयोग जल के अपघटन करके H2O को अपघटन करने में लगता है, जहां पे OH और हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। अगर यह ऊर्जा का लेवल, अगर यह आपका तापमान ज्यादा हो तो यह सीधा वेपर बन जाएगा और उस कंडीशन में वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाएगा। तो बताइए, क्या भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगी? क्या भोजन तैयार हो पाएगा? तो बिल्कुल भी भोजन तैयार आपका नहीं होने जा रहा है। मतलब तापमान भी एक फिक्स क्राइटेरिया में चाहिए। तो तीन चीजें तो हो गई, पोषक तत्व तो भी, जल भी चाहिए, तापमान भी चाहिए। अगर बात करेंगे तीसरे की, सॉरी चौथे की, तो चौथा होता है प्रकाश। चौथा क्या होता है? प्रकाश होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकाश के उपस्थिति में, किस वर्णक वाले प्रकाश के उपस्थिति में सर्वाधिक होगी? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होगी? क्रिया सर्वाधिक होगी। अगर क्वेश्चन ये है कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होगी, ऑप्शन देखिए, लाल और उजला मतलब श्वेत, दूसरा नीला और पीला, नीला और पीला, तीसरा पीला और लाल, पीला और लाल, चौथा नीला और लाल। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। बताना आपको यह है कि किस रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वह सर्वाधिक होगी, सबसे तेज, सबसे अच्छा होगी। तो समझ सकते हैं कि प्रकाश का वर्णक भी इंपॉर्टेंट है।
और इसका सही आंसर की अगर बात कीजिएगा तो इसका सही आंसर होगा नीला और लाल, अर्थात कि ब्लू और रेड। ब्लू और रेड के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होगी, अर्थात कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो समझिए कि प्रकाश और उसका रंग भी एक बाहरी कारक के रूप में यूज हो रहा है कि नहीं। तो तीसरा तापमान था, तो चौथा आपका हो जाएगा प्रकाश। चौथा क्या हो जाएगा आपका प्रकाश। क्लियर है आप लोग को? अर्थात कि क्या हो गया कि प्रकाश भी प्रकाश की पूरी पौधे की वृद्धि के लिए एक जिम्मेवार अंग के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश अगर हो गया तो प्रकाश के अलावा और भी कोई कारक है क्या? तो वो कारक है आपका ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा तो बताइए श्वसन की क्रिया पौधे के अंदर होगी कि होगी क्या? रात में नहीं होगी। तो ऑक्सीजन अगर उपस्थित रहे तो इनकी आपकी भोजन की क्रिया प्रॉपर तरीके से होगी, और जब भोजन की श्वसन की क्रिया प्रॉपर तरीके से होगी तो समझिए कि उस कंडीशन में पौधे के अंदर वृद्धि और विकास भी बेहतर तरीके से होगा। क्लियर है आप लोग को? मतलब क्या, O2 भी जरूरी है, प्रकाश भी जरूरी है, जल भी, तापमान भी जरूरी है, जल भी जरूरी है और पोषक तत्व। तो ये 5 जो है बाहरी कारक के रूप में यूज होते हैं। अब हम कल जानेंगे अगले क्लास में आंतरिक कारक, हार्मोन, इन सभी का उपयोग पौधे के विकास में कैसे बाधित करता है या कैसे अपना प्रभाव डालता है। मिलते हैं अगले क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ। आशा फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।